नमो बुद्धाय। प्यारे साथियों, आज फिर से मैं आप लोगों के साथ वैदिक युग का घालमेल टॉपिक को लेकर डिस्कस करने आया हूँ। प्यारे साथियों, आरंभ करने से पहले मैं आप लोगों को डिस्क्लेमर दिखा देता हूँ। ये रहा डिस्क्लेमर। अब हम आरंभ करते हैं। प्यारे साथियों, मैं यहाँ सिर्फ नालंदा के बारे में ही ज़्यादातर डिस्कस करूँगा, क्योंकि नालंदा जो टॉपिक है हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है, इसलिए मैं उसके बारे में ज़्यादातर डिस्कस करूँगा। 950 ईस्वी के बाद से मुगल काल तक आइए एविडेंसों के साथ देखें कि कैसे 950 ईस्वी के बाद से उत्पन्न हुआ ब्राह्मणी, राजपूत, गद्दजोर पूर्वकालीन सम्राटों द्वारा निर्मित बुद्ध मूर्ति के साथ साथ उन सभी तमाम बुद्ध स्थलों में स्थापित अवलोकितेश्वर बुद्ध या बोधिसत्व वाली बुद्ध मूर्तियां या बुद्ध प्रतीकों वाली सम्यक पहचान को नष्ट करते हुए अपनी एक नई काल्पनिक पहचान में कैसे रूपांतरित करता है। आज उसी पहचान को सभी लोग वैदिक पहचान और वैदिक संस्कृति भी कहते हैं। साथ ही जिस पहचान को ब्राह्मण, राजपूत, गद्दजोर रूपांतरित नहीं कर पाया, उन सभी को मुगलों के कंधे पर बंदूक रखते हुए नष्ट करना और करवाना शुरू कर देता है। नालंदा विश्वविद्यालय, सभी को इसके बारे में तो पता है, सभी ने पढ़ा भी होगा या कोई तो वहाँ पे जाके देख भी आया होगा, तो इसके बारे में हम थोड़ी चर्चा कर लेते हैं। यह समय संस्कृति में उच्च शिक्षा का सर्वाधिक महत्वपूर्ण और विख्यात केंद्र था। वर्तमान बिहार राज्य में पटना से 88.5 किलोमीटर दक्षिणी पूर्व और राजगीर से 11.5 किलोमीटर उत्तर में एक गांव के पास अलेक्जेंडर कनिंघम द्वारा खोजे गए प्राचीन भव्य का बहुत कुछ अंदाज करा देता है। उस समय में अगर अलेक्जेंडर कनिंघम महोदय ने उसको खोज नहीं लिया होता तो पता नहीं आज का दिन में ये कहाँ गायब करा देता। उसका तो शुक्रिया है कि उन्होंने उस समय में ढूंढ के हम लोगों को फिर से वापस कर दिया, जो हमारे धरोहर है। और वहाँ में जितना भी धुर राजा हुआ था, उन लोगों के बारे में भी हम थोड़ा आगे में चर्चा करेंगे। उन लोगों ने इसको कैसे नष्ट करने की विधि, चाल, कपट किया था। तो आगे पढ़ते हैं। 10,000 छात्रों को पढ़ाने के लिए यहाँ 2,000 शिक्षक थे। 10,000 स्टूडेंट को पढ़ाने के लिए यहाँ में 2,000 टीचर थे। प्रसिद्ध चीनी विद्वान यात्री ह्वेनसांग और इचिंग ने कई वर्षों तक यहाँ समय, संस्कृति व दर्शन की शिक्षा ग्रहण की। ह्वेनसांग और इचिंग उन दोनों भी यहाँ में बहुत वर्षों तक पढ़ाई की और इस नालंदा की विषय में जो अपनी नोट्स है वहाँ में भी बहुत कुछ लिख के रखा है। तो उसकी उन लोगों की नोट्स के बारे
नोट्स से भी हमें ये नालंदा की विषय में जानने को मिलता है। तो हैंसोंग ने लिखा है कि सहस्त्रों छात्र नालंदा में अध्ययन करते थे और इसी कारण नालंदा प्रख्यात हो गया था। अर्थात यहाँ में इस विश्वविद्यालय में सिर्फ भारत की नहीं, विदेशों से पढ़ने आया करता था, इसलिए ये विख्यात है कि नहीं, विख्यात फेमस हो गया था। दिन भर अध्ययन में बीत जाता था। विदेशी छात्र भी अपनी शंकाओं का समाधान करते थे। देखिए, अभी हम बोला था ना, क्योंकि ये क्यों फेमस हो गया था, क्योंकि बाहर विदेशों से भी यहाँ में पढ़ने के लिए आता था। जो उन लोग का प्रॉब्लम था यहाँ में सॉल्व करने के लिए आता था, है कि नहीं। तो इत्सिंग ने लिखा है कि विश्वविद्यालय के विख्यात विद्वानों के नाम विश्वविद्यालय के मुख्य द्वार पर श्वेत अक्षरों में लिखे जाते थे। इस विश्वविद्यालय में भारत के विभिन्न क्षेत्रों से ही नहीं बल्कि कोरिया, जापान, चीन, तिब्बत, इंडोनेशिया, बर्मा, मलेशिया, लंका जैसी, लंका मतलब यहाँ में श्रीलंका है, जो सिलोन, पहले नाम सिलोन हुआ करते थे, आजकल तो श्रीलंका हो गया, इसलिए यहाँ में श्रीलंका कहो या सिलोन कहो, जैसे अन्य देशों से भी विद्यार्थी शिक्षा ग्रहण करने आते थे। जितने भी देश कहा है, उसके अलावा भी बहुत ऐसे भी होंगे जो यहाँ में पढ़ने आया होगा, है कि नहीं। नालंदा के विशद शिक्षा प्राप्त छात्र बाहर जाकर बौद्ध धर्म का प्रचार करते थे। यह विश्व का प्रथम अविश्वसनीय विश्वविद्यालय था। अत्यंत सुनियोजित ढंग से और विस्तृत क्षेत्र में बना हुआ यह विश्वविद्यालय स्थापत्य कला का अद्भुत नमूना था। इसको आप इस पिक्चर में देख सकता है। अभी तो ऐसा हाल हो गया है, तो पहले में कितना सुंदर हुआ करता था होगा। इमेजिन करके देखिए, उस समय में जबकि वहाँ में 10,000 स्टूडेंट पढ़ रहा होगा और 2,000 टीचर वहाँ में पढ़ाया करता था, तो उस समय में इमेजिन करके देखिए उसका नज़ारा कैसा था होगा। कितनी वहाँ में इंटरेस्टिंग बातें करते होंगे और कितने ज्ञान की बात वहाँ में करते होंगे। आजकल की माफिक कैसा एग्ज़ाम पास करो सीधा नौकरी ढूंढो, वहाँ में ऐसा नहीं था। पार्ट 3 में आप लोगों को अवश्य क्या पढ़ाई वहाँ में होता था। जितने भी बौद्ध विश्वविद्यालय हुआ करती थी, वह उन विश्वविद्यालयों में क्या पढ़ाया करता था, पार्ट 3 में आप लोगों ने जरूर उसके बारे में सुना होगा। तो प्यारे साथियों,
आगे बढ़ते हैं। लेकिन समय काल की इतने भव्य और ज्ञानप्रद विश्वविद्यालय के को बख्तियार खिलजी ने धावा बोलकर नष्ट क्यों कर दिया? इसका भी तो कोई रीजन होगा, क्योंकि वो तो एक डाकू था, वो एक लुटेरा था। उसको विश्वविद्यालय में ना सोना मिलना था, ना चांदी मिलना था, ना कुछ मिलना था। क्या मिलना था? वहां में तो सिर्फ किताबें थी। फिर भी आके उसको जला के चला गया। इसका मतलब मास्टरमाइंड कोई और है, कोई और है। अगर आपका घर कोई आके जला के चला जाता है, यानी कि आपका घर जिस गांव में बसा है उसी गांव में तो गद्दार भी होगा। नहीं तो बाहर का आदमी आके आपका घर कैसे जलाने मिल गया इसको? गांव में जितने भी घर है, जितने भी आदमी है, उसका विरोध क्यों नहीं किया? करना तो था ना। उस तुर्की को इस समय ज्ञानस्थली से क्या लाभ और क्या नुकसान? तो वही तो अभी हम थोड़े पहले बोले थे कि उस तुर्की को, यानी कि बख्तियार खिलजी को, वो तो सिर्फ सोना चांदी लूटता था। तो इस ज्ञान स्थली से, इस विश्वविद्यालय से इसको क्या ना सोना मिलना था, ना चांदी मिलना था? फिर उसको यूँ ऐसा क्यों करना पड़ा? इसका मतलब जो गद्दार है वो कोई और है। ये तो सिर्फ एक मोहरा है कि नहीं? बख्तियार खिलजी तुर्की से चलकर दिल्ली आया था। तत्पश्चात वो नालंदा आता है। तो इसका विरोध करने सेन वंश का कोई शासक प्रशासक क्यों नहीं आता है? आना तो चाहिए था। उस समय कौन वहां में किसका शासक था? सेन वंश, है कि नहीं? तुर्की से नालंदा कोई सटा क्षेत्र भी नहीं था। ये तो अगर बोला जाए, अगर देखा जाए तो तुर्की जो नालंदा क्षेत्र है वो तुर्की के सीमा तो है नहीं कि जमीन के लिए उन्होंने आके यहाँ में जो भी किया है, जो बुद्धिस्टों को मारा है, काटा है, बुद्धिस्टों का जो विश्वविद्यालय है उसको जला दिया है। यानी कि जो असली गद्दार है अभी यहाँ में बैठा हुआ था। तो उसके बीच में कई छोटे छोटे राजपूत रजवरों का राज था। उन सभी को तो विरोध करना चाहिए था। तो तुर्की और नालंदा के बीच में जितने भी राज्य पड़ता था या गांव पड़ता था, जो भी कहो अब, वहां में किसका वो था? वहां में था राजपूतों का और ब्राह्मणों का। वहां में शासक कौन था? सेन वंश। तो उन लोगों को तो रोकना चाहिए था, लेकिन उन लोगों को तो कुछ नहीं किया। ना उन लोगों को मारा पीटा, ना उन लोगों का कुछ लूटा। सीधा आके नालंदा को ही जला के खत्म कर दिया। इसका मतलब गद्दार कौन? आप लोग ही सोचिए, गद्दार कौन है? बख्तियार खिलजी मूल रूप से वर्तमान के दक्षिणी अफगानिस्तान के एक तुर्की जनजाति खल्लाज के परिवार में जन्मा था। भला एक विदेशी को नालंदा विहार जलाने में रुचि क्यों हो सकती थी? ये तो सही बात है।
कि वो तो यहाँ का है नहीं, वो तो अफगानिस्तान का था। और मान लो अगर वहाँ में सोना चांदी हुआ करते थे तो भी मान सकती है कि हाँ, सोना चांदी के लिए उन्होंने लूटा था। उसका बाद में वहाँ में जितने भी थे भिक्षुए थे, कत्ल आम किया, सारे को माल डाल दिया और सोने चांदी जितने भी थे लूट के ले गए। लेकिन विश्वविद्यालय में आपको कहाँ से सोना चांदी मिलेगा? वहाँ में क्या होता है? वहाँ में बुक्स होती थी, जितने भी तथागत बुद्ध की दिखाए हुए बताए हुए जितने भी ज्ञान थे वो लोग होते थे। राजाओं का जितना भी एविडेंस थे वो लोग होते थे। राजाओं का, महाराजाओं का, सम्राटों का, महासम्राटों का, उन लोगों का वहाँ में एविडेंस हुआ करते थे। तो ना वहाँ में सोना था ना चांदी था, फिर भी तुर्की का वो एक बंदा आता है, सब कुछ खाक में मिला के चला जाता है। और यहाँ में जितने भी राजपूत और ब्राह्मण थे उन लोगों ने कुछ नहीं किया, उसका विरोध नहीं किया। ब्राह्मणों का और वो क्या बोलता है राजपूतों का, ना उन लोगों का कुछ खराब हुआ है, ना उन लोगों का कुछ लूटा है, ना उन लोगों को मारा है पीटा है। सीधा आके सब जितने भी राजपूतों का घेरा था उससे पार होके आके नालंदा जला के फिर वापस चला जाता है। मतलब गद्दार कौन? गद्दार कौन है? यानी कि ब्राह्मण और राजपूत ही गद्दार है। इससे सब सब छलक रहा है कि गद्दार कौन है। हा? उस तुर्की लुटेरे को तो सिर्फ धन लूटने में रुचि रहती थी। दरअसल बात यह है कि स्थानीय शासक और उनके जमींदार और चमचे, जो कि सामयिक बौद्ध परंपरा के विरोध थे। मैंने अभी कहा था ना कि गद्दार वो लोग था। यहाँ में मिल गया कि गद्दार कौन है। विरोध यानी कि ये लोग बौद्ध है, हम इन लोगों को जीत नहीं सकते, इसलिए चलो दूसरे की कंधे पे बंदूक रखो और फायर करो। कुछ होगा तो उस विदेशी को ही सारा जो भी है उसको ही हम थोप देंगे कि हम लोगों ने कुछ नहीं किया है, वो विदेशी आके आपका वो सब लूट के चला गया, आपका जला के आप लोग का आदमी को मार के चला गया। लेकिन आने दिया कौन? जो आने दिया वही गद्दार है। यानी कि गद्दार कौन है? गद्दार यहां में ही बैठा हुआ है कि नहीं? उन लोगों ने ही बख्तियार खिलजी को नालंदा महाविहार पर आक्रमण करने, जलाने और हजारों शांतिप्रिय बौद्ध भिक्षुओं की हत्या करने के लिए प्रेरित किया था। बौद्ध पुस्तकों को जलाने से उसे कोई फायदा नहीं था। फायदा सिर्फ वहां के ब्राह्मणी परंपरा के शासक और अनुयायियों को था। मैंने कहा था ना, जो कि बख्तियार खिलजी था, जो तुर्की का था, उसको किताबें जलाकर उसको क्या फायदा होना था? फायदा होना था ब्राह्मणी और वहाँ का जो शासक प्रशासक, जो ब्राह्मण का साथ में जो राजपूत क्या क्या वहाँ में था, लाभ तो उन लोगों का ही था ना। यानी कि असली जो गद्दार है यहाँ में ब्राह्मण है और राजपूत है। हरामखोरी तो ये लोग ही कर रहे थे ना। अगर उस समय में जो
सेन वंश था। अगर रोक दिया होता, अगर विरोध किया होता, तो आज जो विश्वविद्यालय जो नालंदा है, आज भी बड़ी फेमस नंबर 1 पे होना ही था। आज भी भारत नंबर 1 पे होना था। विश्व गुरु यूं ही नाम नहीं मिला है। नाम मिलने का कारण है इन विश्वविद्यालयों के वजह से, जो बुद्ध की शिक्षाओं के वजह से यहाँ में विश्व गुरु का नाम आज भी विदेशों में गूंज रहा है। उसका एक श्रेय, क्रेडिट किसको जाता है? क्रेडिट जाता है बुद्ध को, ना हिंदुओं को। हिंदुओं का कुछ नहीं है, ब्राह्मणों का कुछ नहीं है। ब्राह्मण एक गद्दार है, एक हरामखोरी है, उसके अलावा कुछ नहीं है। आज भी जितने बुद्ध मत है, बुद्ध मंदिर है, उन पर कब्जा किया हुआ है। कौन? ब्राह्मण। और जो हमारे भाई बंधु है, अनपढ़ गवार की माफिक उसका पीछा करते जा रहा है कि उन लोगों को बता दिया है कि तुम लोग हिंदू हो। हिंदू का अर्थ भी समझते हो? हिंदू का अर्थ क्या है? हिंदू का अर्थ है चोल, लुटेरे। अगर आपको नहीं पता तो एक बार जाके ढूंढ लीजिए हिंदू का अर्थ क्या है। अगर अपने आप को चोल, लुटेरे मानते हो, गर्व करते हो, तो ये आपका जिम्मेवारी है कि आप एक लुटेरे हैं, आप एक चोर हैं। जो बुद्धिमान है वो अपने आप को कभी भी चोर, लुटेरे कहने का कोई प्रयास नहीं करेंगे। आप कैसे चोर हो सकते हो? आप कैसे डकैती हो सकते हो? आप यहाँ का मूल निवासी है। जो यहाँ का मूल निवासी है वो कभी भी अपने आप को हिंदुत्व नहीं कह सकती हैं। जो बाहर से आया है वही अपने आप को हिंदू कह सकती हैं। चोर, लुटेरे, बदमाश अपने आप को कह सकती हैं। अपने हिस्ट्री के बारे में नहीं पता है तो एक बार खोज कीजिए, आप कौन हो? क्या आप सच में हिंदू हो? हिंदू का अर्थ क्या है? हिंदू का डिफिनेशन क्या है? क्या आप सही में यहाँ का मूल निवासी नहीं है क्या? आप बाहर से आए हैं क्या? अगर बाहर से आए हो तो चोर लुटेरे हो आप। प्यारे साथियों, इसलिए कहता हूं कि जिन लोगों ने अपने हिस्ट्री के बारे में ना पता होने के कारण आज अपने आप को चोर लुटेरे कहने की गौरव कर रहा है, महसूस हो रहा है कि हम चोर है, लुटेरे है। जो हिंदू धर्म कह के फिर रहे हो, असली में वो ब्राह्मणी धर्म है। वहां में जो मूल निवासी है उन लोगों को नीचा दिखाया है। हकीकत ये है, एक बार जाके पढ़ लीजिए अपना हिस्ट्री। आप मूल निवासी हो, और मूल निवासी क्या था, कैसा था। आज के बिहार और बंगाल वाले भाग पर 12वीं सदी के मध्य तक पाल वंश के अंतिम शासक गोविंद पाल की सत्ता थी। इसके तुरंत बाद से ही इस क्षेत्र की सत्ता सेन वंश ने गोविंद पाल को पराजित करते हुए अपने कब्जे में कर ली थी।
सेन वंश ने ही अपने कार्यकाल में सबसे ज्यादा ब्राह्मणी मान्यता के अनुसार मंदिर बनवाने या पूर्व की खरे बुद्ध मत को ब्राह्मणी मत अनुसार रूपांतरित करने का काम किया था। मैंने कहा था ना, जो असली गद्दार है वो यहाँ पे छुपा हुआ था। यहाँ से पता चल रहा है कि असली गद्दार कौन है। अगर असली गद्दार नहीं होते तो ये सब क्यों करते, क्यों कब्जाते? कब्जा करने का अर्थ यही है ना कि बौद्धों को खत्म करो, उन जगहों पे कब्जा करो। आज तक जितने भी राजा महाराजा हुए उन लोगों ने तो ऐसा कब्जा नहीं किया। उन लोगों ने सभी ने तो उसको बढ़ाने का काम किया। एक राजा दूसरे राजा का कार्य को आगे ले जाने का काम किया। यहाँ तक कि गोविंद पाल की शासन तक यहाँ जितने भी बुद्ध मठ थे, जितने भी बुद्ध स्थल थे, सब सुरक्षित थे। लेकिन जब सेन वंश यानी कि ब्राह्मण लोग जहाँ में कब्जा करना शुरू कर दिया, तब से क्या हो गया, यहाँ में जितने भी बुद्ध मठ थे, बुद्ध स्तूप थे, उन लोगों को कब्जा करने शुरू कर दिया। अब आप लोग स्वयं सोचो कि उस समय नालंदा क्षेत्र का शासक लक्ष्मण सेन ब्राह्मणी वंश का था। महाविहार 6 माह तक जलता रहा, लेकिन उसे बुझाने का प्रयास नहीं किया। बौद्ध भिक्षुओं तो मार दिए गए थे। स्थानीय जमींदार और राजा द्वारा आग बुझाने से लेकर आचार्य प्राचार्य या बौद्ध भिक्षुओं को भी बचाने के प्रयास की चर्चा भी नहीं मिलती है। क्यों मिलता, कैसा मिलता? क्योंकि गद्दार तो यही लोग थे। अगर गद्दार नहीं होता तो बख्तियार खिलजी यहाँ में आने कैसा मिलता? वो आके जला के चला गया। इसे तो पता चलता है गद्दार कौन है। अगर एक शहर में विदेशी आके एक विद्यालय या विश्वविद्यालय को जला के चला जाता है, उसका मतलब क्या है? यानी कि उस शहर में जो मालिक है, जो वहाँ का एमएलए हो, एमपी का हो, जो भी कहो, गद्दार वही तो होंगे। अगर वो गद्दार नहीं होता तो बाहर से आदमी कैसा आता? यानी कि बुलाया गया है। बुलाया गया इसलिए था क्योंकि उसको विश्वविद्यालय जलाना था। अगर अंतिम समय में उसको कोई पकड़ लेता तो वो तो मर जाता। इसलिए सहारा लिया किसका? तुर्की का, बख्तियार खिलजी का। मरेगा तो वही, मैं तो बच जाऊंगा। इसको बोलता है दोगलापन। अब लोग स्पर्श हो गए होंगे कि महाविहार को क्यों जलाया गया था। ये यहाँ से तो स्पर्श हो गया कि महाविहार को क्यों जलाया गया। जलाने का उसका
मकसद क्या था यहां से तो पता चल गया। अब इस सेन वंश के कार्यकाल में कोई विश्वविद्यालय या विख्यात ज्ञान स्थल को तोड़ने विदेश से आता था। अब सेन वंश के काल में, सेन वंश के समय में जितने भी विख्यात विश्वविद्यालय थे, ज्ञानशाली थे, उन लोगों को तोड़ने के लिए कहाँ से आदमी बुलाते थे? बाहर से। बाहर से बुलाया जाता था उसको। अब इसके बारे में कहने की आवश्यकता नहीं है, सभी को पता है सेन वंश के जमाने में, समय में क्या क्या किया है। लेकिन एविडेंस हमको ये कहाँ से मिलता है? ये एविडेंस हमको मिलता है तबकत ए नसीरी पुस्तक के लेखक मिनहास उस सिरास, ये पुस्तक का नाम है तबकत ए नसीरी, ये एक पुस्तक का नाम है। इस पुस्तक से हमको ये ज्ञान होता है, ये हमको मालूम होता है कि उस समय में असल में हुआ क्या होगा, असल में क्या हुआ था, असल में कौन गद्दार है। ये किताब कब का है? 1210 के आसपास। वो लिखते हैं कि बख्तियार खिलजी को एक जानलेवा बीमारी हो गई थी। उस समय तक नालंदा जलाया नहीं गया था जब ये यहाँ में आया था होगा। तो उसकी बीमारी को ठीक करने के लिए एक ब्राह्मण वेद ने दावा किया कि मैं ठीक कर दूंगा, लेकिन उसके बदले में मेरा भी एक शर्त है। शर्त ये है कि तुम नालंदा विश्वविद्यालय को नष्ट नबूद कर दोगे, जला दोगे, और वहां में जितने भी भिक्षु हैं उन सभी को मार दोगे। मेरा ये शर्त है। तो जब उसकी दवाई से बख्तियार खिलजी ठीक हो जाता है, तो शर्त पूरा करने के लिए बख्तियार खिलजी क्या करता है? नालंदा महाविहार को जला दिया जाता है। वहां में जलाने के लिए तो वो अकेला तो गया नहीं होगा, उसको कहाँ है कहाँ नहीं है उसको तो पता नहीं होगा। वो तो बाहर से आया था, तो दिखाने के लिए तो यहाँ से कोई गया होगा, यानी कि यहाँ का हमारे जो गद्दार है वो भी साथ गया होगा। अगर बख्तियार खिलजी ना जलाया होता तो भी यहाँ का जो क्या बोलेगा आपका, जो भी यहाँ हरामखोर लोग था, हरामखोर ही मैं कहूँगा, सॉरी फॉर माय लैंग्वेज, क्योंकि जो इस देश को विश्व गुरु बनाया उसको ही खत्म करने में तुले हुए हैं, तो उसको गद्दार नहीं कहोगे तो क्या कहोगे आप? जिस स्थल के वजह से देश विदेश से छात्र यहाँ में पढ़ने आते थे, तो ऐसे महान स्थलों को चला के आपको क्या मिला? इसलिए सिर्फ कि आपको अपने वंश आगे बढ़ाना है, अपने नाम करना है। अपने नाम किसी प्रकार से भी कर सकती हो, ये तो
ये नहीं था ना कि आपको दूसरा का चीज़ जलाना है, दूसरा का चीज़ तोड़ फोड़ करना है। क्या मिला आपको? आज आपका नाम गद्दार की लिस्टों में है। नालंदा विश्वविद्यालय जलाया गया। उस विश्वविद्यालय में गुप्त काल का या मौर्य काल का सभी अलिखित साक्ष्य यानी कि एविडेंस खत्म हो गया। लेकिन बात यही तक खत्म नहीं हुई। उस साजिश में जिस सेन वंश का हाथ था, वर्तमान में उसके वंश खंडहार में बचे हुए भूभाग से प्राप्त असंख्य एविडेंसों को नष्ट करने में तुले हैं। ये सही बात है। अभी भी जितने बुद्ध की एविडेंस मिलता है उसको क्या कर रहा है? खत्म कर रहा है, चोरी चोरी खत्म कर रहा है। अभी राम जन्मभूमि या बबली मस्जिद जो बोलता है, इसको ही देख लीजिए। वहां में हिंदू लोग को कैसा दे दिया? वो तो बुद्ध का जो बुद्धिस्ट का वो तो स्थल था। क्यों दिया है? जो बुद्धिस्ट का था, बुद्धिस्ट लोगों को ही देना था। लेकिन वहां में क्या कैसा दे दिया? हिंदू लोगों को, बुद्ध लोगों को मिलना था, बुद्ध लोगों को नहीं देके हिंदू को दे दिया। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है हरामखोरी है। अवलोकितेश्वर बुद्ध के बारे में काफी पढ़ा होगा। उस अवलोकितेश्वर मुद्रा वाली बुद्ध मूर्तियां नालंदा खंडहार से काफी मात्रा में मिलता है, जिससे अब लोग इस तस्वीर में देख सकते हैं। जो अभी तस्वीर दिखा रहा हूं उसमें देख सकते हैं। आप लोगों को हमारी वीडियो कैसा लगा? अगर अच्छा लगा तो कमेंट में ज़रूर लिखिए। लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलिए। और हमारी इस वीडियो को जितने हो सकता है उतना शेयर कीजिए। तब तक के लिए नमो बुद्धाय।